तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कैसे बनता है और हमारा ब्लड कहाँ पर बनता है, और ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स ये कहाँ पर बनते हैं और इनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड होता है क्या। ब्लड होता है क्या? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? ऐसी चीज, जैसे मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, जैसे कि दूध होता है। दूध फटने के बाद दूध का छेना ऊपर रह जाता है और पानी अलग हो जाता है। जैसे पनीर ऊपर रह जाता है और पानी अलग हो जाता है, इसी प्रकार रक्त भी एक क्या प्राकृतिक कोलाइड है। इसमें भी क्या कुछ पार्टिकल को यदि इसे छानते हैं तो इसका कुछ पार्टिकल ऊपर रह जाता है और कुछ पानी के तरल रूप में निकल जाता है। उसको क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो क्या एक प्राकृतिक कोलाइड है और ये क्या एक संयोजिक उत्तक है। क्या ये एक तरह का संयोजी उत्तक है। ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। और ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या होता है? गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। और रक्त, और ये किससे मिलकर बना होता है? रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे रक्त कणिकाएं होती है जिससे मिलकर बना होता है, और इसमें लिक्विड फॉर्म भी होता है। तीसरा, ब्लड का पीएच मान। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4। तो हम पीएच स्केल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? क्षारीय है, यानी बेस है। ये क्या है? क्षार है, यानी क्या है? बेस है। और एक सामान्य पुरुष के अंदर लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और एक महिला के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि कितना क्या ब्लड होता है। महिला में पुरुष की तुलना में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये ब्लड मनुष्य के अंदर बनता कहाँ है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लड बनता कहाँ है हमारा शरीर में। तो जो भी एक व्यक्ति है या महिला है, उसके शरीर के अंदर ब्लड अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर बनता है, जो कि हमारे हड्डियों के अंदर होता है। हमारे हड्डियों का जो अंदरूनी भाग होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी के अंदर हमारे ब्लड का निर्माण होता है, यानी वहाँ पर ब्लड बनता है। लेकिन जो बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, जो गर्भ अवस्था के अंदर जो भ्रूण होता है, उसके अंदर डायरेक्ट अस्थि मज्जा में ब्लड ना बनकर अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। तो उसी से हम देखते हैं कहाँ पर उसके ब्लड बनना चालू होता है। तो जो भी गर्भाशय में रहने वाले भ्रूण के अंदर सबसे पहले ब्लड बनता है यॉर्क सेक। यॉर्क सेक के अंदर से सबसे पहले ब्लड बनता है भ्रूण के अंदर। फिर उसके बाद भ्रूण के लीवर द्वारा ब्लड बनाया जाता है। और जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके सभी अंग विकसित हो जाते हैं, वो लगभग पूरा डेवलप हो जाता है, जब जाकर उसकी अस्थि मज्जा द्वारा पूर्ण रूप से ब्लड बनाया जाता है कि पूरी तरह वो ब्लड बनाने के लिए अपनी अस्थि मज्जा पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी अर्ध अवस्था में होता है, यानी पूरी तरह से वो विकसित नहीं होता है, तब उसके अंदर लीवर और सबसे पहले यॉर्क सेक द्वारा ब्लड बनाया जाता है। इसी प्रकार भ्रूण के अंदर अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग जगह से ब्लड बनता है। तो आप समझ गए होंगे अलग अलग अंग से ब्लड बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी क्या होती है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सामान्य मनुष्य के ब्लड के अंदर, जो एक सामान्य मनुष्य होता है, उसके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर 180 से लेकर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। यदि इससे अधिक रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है तो हार्ट संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना है। जैसे कि हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक ज़्यादातर वसा की मात्रा के कारण ही होता है। जो ब्लड के अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देता? ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार वसा की परत जम जाती है, और इस प्रकार वसा की परत जमने के कारण ये ब्लड पूरी तरह से नहीं जा पाता है। तो इसी वजह से ये क्या होती है? बंद हो जाती है नली, और इसी वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं होती है। तो इससे बचने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। तो आपको एक सामान्य मनुष्य के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त के अंदर 180 से लेकर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब हम जानते हैं कि हमारा ब्लड स्टोर कहाँ पर होता है। मनुष्य का ब्लड स्टोर कहाँ होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारा ब्लड स्टोर कहाँ होता है। मनुष्य के अंदर ब्लड प्लिया या तिन्नी के अंदर स्टोर होता है। हम प्लिया हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं और हमारे देसी भाषा में हम तिन्नी कहते हैं, जिसके अंदर क्या है? मनुष्य का सारा ब्लड स्टोर होता है।
और इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सारे रक्त को स्टोर करने का कार्य करता है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजता है। तो ये क्या है, एक ब्लड स्टोर का काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि रक्त किससे मिलकर बना होता है। तो रक्त मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और हृदयाणु। हृदयाणु क्या होते हैं, ये रक्त की कणिकाएं होती है, छोटी छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ब्लड का मेजर पार्ट ज़्यादातर प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा की मात्रा ब्लड में लगभग 60% होती है। 60% क्या होती है, सिर्फ प्लाज्मा होता है, और 40% रक्त कणिकाएं होती है। तो अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा होता है क्या है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ये एक रक्त का तरल पदार्थ है। ये क्या है कि रक्त का तरल पदार्थ है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो बाकी के बचे हुए शेष 10% इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें क्या होता है, 10% क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और प्लाज्मा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जो मुख्य 2 प्रोटीन होते हैं, जो कौन कौन से, पहला है फाइब्रिनोजेन और दूसरा पोर्थोबीन। वो है फाइब्रिनोजेन और पोर्थोबीन। ये 2 मुख्य रूप से इसमें ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और इन दोनों प्रोटीन का मुख्य कार्य ये है कि ये रक्त का जो थक्का बनता है, जब भी हमारा कहीं चोट लग जाती है तो उस ब्लड को गाढ़ा कर रक्त को रोकने के लिए जो रक्त का थक्का बनाया जाता है, उसमें इन दोनों प्रोटीनों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, और इनकी बहुत ज़्यादा इनकी सहायता से रक्त का थक्का बनता है। तो क्या इन दोनों प्रोटीन की सहायता से रक्त को थक्का बनाने में क्या मदद मिलती है, क्या मिलती है, मदद मिलती है। इससे अच्छे तरीके से थक्का बन पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन वाले प्रोटीन को जब निकाल देते हैं, जब रक्त प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन वाले प्रोटीन को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो जो शेष हमारे पास जो प्लाज्मा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। इससे हम बहुत सारी मेडिकल में से जांचें होती है सीरम की। तो ऐसे हम जो प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजेन वाले प्रोटीन को जब हम निकाल देते हैं, तो जो शेष बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इसकी बहुत सारी जांचें होती है, अलग अलग मेडिकल में इसमें जांचें होती है। तो अब हम जानेंगे कि हृदयाणु क्या होती है, हृदयाणु क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और डिम्बाणु। लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं RBC। और वाइट ब्लड सेल्स को हम शॉर्टकट में कहते हैं WBC। ज़्यादातर आपने मेडिकल रिपोर्ट देखी होगी ब्लड की, उसके अंदर इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, और इसी के बारे में अपन बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले, ताकि RBC, WBC और प्लेटलेट, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेटलेट, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। ये लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की सबसे ज़्यादा संख्या होती है। जो ब्लड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की मात्रा होती है, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा ये वाली कणिकाएं पाई जाती है। RBC की संख्या लगभग 50 लाख होती है। कितनी होती है, लगभग 50 लाख। ये वापस नई बनती जाती है, पुरानी खत्म होती जाती है। इस प्रकार इसमें क्या लगभग 50 लाख होनी चाहिए RBC की संख्या। एक सामान्य मनुष्य के अंदर RBC की संख्या लगभग 50 लाख होनी चाहिए। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और इसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता है। जो RBC रेड ब्लड सेल्स होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, नहीं, कोई केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, इसमें कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें कोई लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। और तीसरा, इसका आकार गोल में चपटा होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल और चपटा होता है। जो आपको इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कैसे होता है, गोल और चपटा होता है ना। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये इसका मुख्य कार्य है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का कार्य करता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। तो इसका यही मुख्य कार्य है। और इसी के कारण इसमें हीमोग्लोबिन, इसका मुख्य अपघटक क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम एक बार में से मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हीमोग्लोबिन ये लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है, यानी कि ये लाल ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है।
ये इसी के कारण ब्लड लाल रंग का होता है। इसी के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसी के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन से। तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा एक आदमी के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। यदि इससे कम होंगी तो उसके शरीर में थकान उसे महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। तो इसी प्रकार उसके अंदर कमजोरी जैसे महसूस होगा और इसी का किसी भी काम उसकी इच्छा नहीं करेंगे। और एक महिला के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। और हीमोग्लोबिन की यदि शरीर के अंदर कमी होती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी हो जाती है व्यक्ति को, एनीमिया, जिसमें क्या खून की कमी हो जाती है। फिर उसे आयरन की गोलियां लेने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। तो क्यों देता है कि हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है, आयरन से। किससे बढ़ता है, आयरन से। लोग ऐसा नहीं आप लोहा खाने लग जाओ, दिन रात लोहा खाने के लग जाओ तो ये लोहा खाने से नहीं बढ़ती, आयरन की गोली लेने से बढ़ती है। क्या कर रहे हैं यार तू? ठीक है, तो यदि आप अंदर आयरन की कमी है तो आपके एनीमिया नामक आपको बीमारी हो जाएंगी, इसके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। तो आपको इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, है ना। तो अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। तो जल्दी से इसे मिटा देता हूँ मैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सफ़ेद रक्त कणिकाएँ क्या होती है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 10,000 होती है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, लगभग 10,000 इनकी संख्या होती है। इनका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है। कितने दिन का, सिर्फ 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, ये सफ़ेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, जिसके कारण कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसे होता है, सफ़ेद होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है नहीं। हीमोग्लोबिन नहीं होंगे तो कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और इसके अंदर रक्त कणिकाओं का आकार अनियमित होता है। कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है रक्त कणिका का, इसमें अनियमित आकार होता है, अलग अलग आकार होता है। और इसमें लेकोसाइट भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, लेकोसाइट भी पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है, जो भी बाहरी बीमारियाँ होती है, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तथा ये रोगों से हमारी रक्षा करता है और हमें बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। जो मुख्य प्रकार है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आप इसे नोट नहीं कर पाते तो ये चिंता की बात नहीं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और इसकी पूरी ब्लॉग पोस्ट को आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब हम ये जानेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स के कितने प्रकार होते हैं और उनका सभी के अलग अलग प्रकारों का क्या क्या कार्य है। जैसे कि सफ़ेद रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल्स 6 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य ये होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु या कोई भी वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, कोई भी वायरस होता है, जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसे डिटेक्ट करने का, यानी पता लगाने का कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, इसका कार्य करता है। ये क्या करता है, ये पता लगाता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन से ये हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु है। तो फिर इसे पता चल जाता है कि ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए हानिकारक है। इसे क्या पता चल जाता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है। और फिर इसकी सूचना किसको देता है, लिम्फोसाइट को। किसको देता है, लिम्फोसाइट। फिर एक इसकी सूचना किसको देता है, लिम्फोसाइट को, कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये लिम्फोसाइट को ये बताता है कि ये जो भी जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया है ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो फिर लिम्फोसाइट क्या है, ये लिम्फोसाइट का आकार कैसे, टीके अक्षर के समान का होता है। लिम्फोसाइट का आकार कैसा, टीके जैसा होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, एंटीबॉडी द्वारा जो सूचना दे गए थे कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक जीवाणु है, तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है कि उस जीवाणु या सूक्ष्म वायरस या जो भी बैक्टीरिया होता है उसे मार डालता है। ये क्या करता है, उसे मार डालता है। जो भी हो बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो या वायरस हो, उसे ये मार डालता है। लेकिन मार डालता है तो मार तो डाला, लेकिन वो फिर जाएंगा का, उसका जो डेड बॉडी होगा, जो सूक्ष्म जीवाणु जो भी है उसका डेड बॉडी जाएगा क्या। तो ये लिम्फोसाइट फिर क्या करेंगे, लिम्फोसाइट ने से मार दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी इसकी सूचना देगा मोनोसाइट को। किसको देंगे इसकी सूचना, मोनोसाइट को, कि ये लिम्फोसाइट ने इस वायरस के जीवाणु को मार डाला है, आप इसे आके ख़त्म कर दीजिए। तो आप मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, ये मेडिकल की भाषा नहीं है, ये एक बिल्कुल आम भाषा है, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो क्या आता है,
फिर इसे मारने के बाद ये क्या मोनोसाइट को क्या एंटीबॉडी किसे बताता है, मोनोसाइट को सूचना देता है कि इसे मार डाला, आप इसे आके ख़त्म कर दो, इसे मार के या खा जाओ या इसे ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर मोनोसाइट मरे हुए जीवाणु और सूक्ष्म वायरस को खाकर उसे ख़त्म कर देता है। ये क्या करता है, जो मरा हुआ जीवाणु वायरस जो भी है उसे खाकर के ख़त्म कर देता है। और जिसके कारण क्या होता है, मोनोसाइट का आकार बढ़ जाता है। जैसे जैसे कोई ज़्यादा खाएंगे तो उसका शरीर भारी होंगे, वजन बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये क्या, जैसे जीवाणु को छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाएंगा तो फिर क्या इसका भी आकार बढ़ जाएगा। इसीलिए WBC में सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का, है ना। और बाकी के 3 और इसके अंदर 3 और ये होते हैं जैसे कि नेट्रोफिल, बेसोफिल और एस्ट्रोनोफिल। ये 3 ये इतने मुख्य रूप से कोई काम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका कोई मुख्य उपयोग नहीं होता है। तो इसके बारे में अपन जानकारी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बिम्बाणु यानी पेटलेट्स के बारे में। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो। तो हम जानेंगे बिम्बाणु के बारे में यानी पेटलेट्स। पेटलेट्स होता है क्या, ये हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है। क्या है, जो शक्ति ऊर्जा हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि एक एनर्जी हमारे शरीर को प्रदान करता है। क्या, पेटलेट यानी बिम्बाणु। बिम्बाणु को थर्मोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोसाइट। क्या कहते हैं, थर्मोसाइट भी कहते हैं। हम बिम्बाणु को क्या कहते हैं, थर्मोसाइट। तथा इसकी संख्या लगभग 2 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 2 लाख। 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम होंगे तो आपके अंदर थकान रहेंगी, कोई एनर्जी नहीं रहेंगी। इसलिए इसकी कम से कम कितनी होनी चाहिए संख्या, 2 लाख, है ना। और इसका जीवन काल कितना, 7 दिन का। हर 7 दिन में कोशिका पुराने वाली मर जाती है और नई वाली बन जाती है। और तो इसका जीवन काल कितना, सिर्फ 7 दिन का। और बिम्बाणु का आकार उत्तल लेंस जैसा होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखा है आपने, लेंस को। यदि आपने लेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको लेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में लिंक दे दूंगा। आपको उत्तल लेंस सभी के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो इसका बिम्बाणु का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता। और बिम्बाणु का आकार हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर। ये बिम्बाणु क्या करता है, इसका कार्य क्या है, बिम्बाणु का कार्य क्या, हमारे शरीर को क्या शक्ति प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य यही है। और ऊर्जा की कमी होना, शरीर में थकान होना, शक्ति कम होना, ये किसकी कमी से होता है, पेटलेट्स की कमी के। जब भी हम देखते कोई डेंगू का मरीज होता है, डेंगू के मरीज के अंदर पेटलेट्स की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, नहीं चल पाता। फिर उसे हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे कि बकरी का दूध हो गया, एलोवेरा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ऐसी चीज़ों का सेवन करें ताकि उसकी पेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाए, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो इसीलिए पेटलेट्स की कमी होने पर आदमी को कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे कि पेटलेट्स क्या होता है। तो हम जानते हैं कि रक्त का कार्य क्या क्या है, रक्त का शरीर के अंदर कार्य क्या है। जैसे हमारे शरीर में सब जगह ब्लड का फ्लो तो करते ही, हमारे शरीर में सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाना और ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य करता है ये। लेकिन हम इसके बारे में सभी और कौन कौन से कार्य करता है हम जानेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम ये जानेंगे कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का हमारे शरीर में कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में किस लिए कार्य करता है। तो रक्त का सबसे पहला मुख्य कार्य है कि रक्त संचरण के कारण हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। रक्त जो हमारे शरीर में संचरण होता है उसके कारण हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, नहीं तो ज़्यादा होता है नहीं कम होता है। एक जो शरीर का जो लेवल होता है, जो इसकी आवश्यकता होती है, उतना ये नियंत्रित रहता है। दूसरा, रक्त पोषक पदार्थों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी को हमारे सभी अंगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। ये एक परिवहक की तरह होता है जो सभी जगहों पर पोषक तत्वों को पूरी तरह से पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा, रक्त शरीर में सभी अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का कार्य करता है। ये क्या करता है, शरीर के सभी अंगों से तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। और ये किसके जरिए करता है, ये रक्त में ये कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का कार्य किया जाता है। तो और इसके बाद हम देखते हैं चौथा है, रक्त शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ वक्रक यानी किडनी तक लाने का कार्य करता है। क्या करता है, किडनी में लाने का कार्य करता है। और यदि यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप पूरा आर्टिकल है वो अच्छी तरह से लिखा गया, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरह जानना है कि
ब्लड की होता है क्या है, ब्लड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, रुद्राणु क्या होते हैं, और RBC, प्लेटलेट्स, WBC क्या होते हैं, और ब्लड का कार्य क्या है, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में जाना है। यदि आपका कोई सवाल हो, यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी यदि खून खोल गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस ब्लड के रिलेटेड पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।